हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे, गुड इवनिंग। आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। वेलकम टू सीसीआई। अपन बात कर रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री के तहत नेशनल मूवमेंट के बारे में। तीसरा जो चरण है गांधी युग, उस गांधी युग की जो विशेष रूप से घटनाएं और आंदोलन थे उनको हमने एक कर्मा अनुसार उनको उस दिन पढ़ा था पहले वाली क्लास में। आंदोलन अलग किए थे, उस आंदोलनों के बीच में जो घटनाएं प्रमुख रूप से घटी थी उनके बारे में आज अपन बिंदुवार उनका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात हम करते हैं महात्मा गांधी के बारे में। उस दिन हमने काफ़ी चर्चाएं की थी कि काफ़ी वर्षों तक ये दक्षिण अफ्रीका रहे। दक्षिण अफ्रीका में इनको रंग भेद की नीति का शिकार होना पड़ा। उसके बाद 9 जनवरी 1915 को ये भारत आगमन करते हैं और उसी दिन को हम प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। और उसके बाद में हमने पढ़ा था कि गांधी जी के द्वारा अपनी जो पहली सार्वजनिक उपस्थिति दी गई थी वो बनारस विश्वविद्यालय में दी गई थी। अच्छा प्रश्न बनता है, गांधी जी के द्वारा भारत लौटने के बाद अपनी पहली जो सार्वजनिक उपस्थिति दी गई थी वो किस स्थान पे दी गई थी? बनारस विश्वविद्यालय में दी गई थी। तो अपन बात कर रहे हैं गांधी युग के तहत, यानी गांधी जी 1916 ईस्वी में भारत आ गए, उनसे संबंधित जितने भी प्रकार की जो घटनाएं रहेगी उनका अपन बिंदुवार अध्ययन करेंगे। आपको पता है कि गांधी जी ने भारत को स्वतंत्र कराने के लिए 2 मुख्य साधनों का प्रयोग किया था। हम सब लोग जानते हैं उनके सत्याग्रह के 2 मुख्य साधन थे। एक तो था उनका सत्य और दूसरा था अहिंसा। ये गांधी जी के सत्याग्रह के मुख्य मंत्र थे। वो हिंसा में विश्वास बिल्कुल भी नहीं करते थे। सत्य और अहिंसा गांधी जी के सत्याग्रह के 2 मूल साधन थे। आपको पता है कि गांधी जी ने सबसे पहली बार जो अपना सत्याग्रह का प्रयोग किया था वो किस स्थान पे किया था? दक्षिण अफ्रीका में। हम पढ़ चुके हैं गांधी जी के द्वारा पहली बार जो सत्याग्रह का प्रयोग किया गया वो किस देश में किया गया था? दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किया था। उस दिन हमने आंदोलन अलग की और उनकी घटनाएं अलग की। तो सबसे पहली बार 1916 ईस्वी में जो लखनऊ अधिवेशन था उसमें गांधी जी एक दर्शक की भूमिका के रूप में थे और उसी समय उनको, आपको पता है कि उससे पहले उनके राजनीतिक जो गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्होंने कहा कि आप पूरे 1 वर्ष तक पूरे भारत का भ्रमण करें। और 1 वर्ष तक भ्रमण करने के बाद 1916 ईस्वी में, 1 वर्ष तक भ्रमण करने के बाद 1916 ईस्वी में इन्होंने किस स्थान पे? अहमदाबाद, याद रखेंगे किस स्थान पे? अहमदाबाद, याद रखेंगे। अहमदाबाद में इनके द्वारा साबरमती आश्रम की स्थापना की गई, याद रखेंगे। साबरमती आश्रम की स्थापना अहमदाबाद में 1916 ईस्वी में इनके द्वारा की गई, याद रखेंगे। साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा कब की गई? 1916 ईस्वी में। अच्छा प्रश्न है। तो इसके बाद में जब 1916 ईस्वी में महात्मा गांधी लखनऊ जो सम्मेलन हुआ था अंबिकाचरण मजूमदार की अध्यक्षता में, 2 कारणों से जाना जाता है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एक तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस का समझौता, दूसरा कांग्रेस का जो विभाजन 1907 ईस्वी में हुआ, नरम दल और गरम दल में बंटी थी, उनका फिर से एकीकरण, इंटीग्रेशन हुआ। उस सम्मेलन में गांधी जी केवल एक दर्शक की भूमिका के रूप में थे और राजकुमार शुक्ल के कहने पर उन्होंने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? चंपारण किसान आंदोलन। सबसे पहले आपको याद होनी चाहिए कि चंपारण जो जगह है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? चंपारण किसान आंदोलन जो 1917 में चला, जो भारत के किस राज्य में रहेगा? बिहार में स्थित है। हमें पता है कि जिस प्रकार से गांधी जी ने अपने सत्याग्रह का जो प्रयोग किया था, पहला दक्षिण अफ्रीका 1906 ईस्वी में, लेकिन भारत में गांधी जी के द्वारा जो सत्याग्रह का प्रयोग किया गया वो सबसे पहली बार गांधी जी के द्वारा चंपारण किसान आंदोलन। तो हमें याद रखना है कि चंपारण जो जगह है वो किस स्थान पे है? बिहार में रहेगी। गांधी जी के द्वारा प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग, प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग गांधी जी के द्वारा किस किसान आंदोलन में किया जाता है? चंपारण किसान आंदोलन। गांधी जी के द्वारा यह भारतीय राजनीति में प्रवेश माना जाता है
कि किस आंदोलन से गांधी जी ने भारत में राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी, तो हम याद रखेंगे चंपारण किसान आंदोलन, जो कब हुआ था 1917 में राजकुमार शुक्ल के कहने पर। याद रखेंगे लखनऊ सम्मेलन में राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गांधी जी ने चंपारण किसान का नेतृत्व किया। याद रखेंगे कि आग्रह पर ही गांधी जी के द्वारा चंपारण किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया। बहुत महत्वपूर्ण, गांधी जी के द्वारा राजनीतिक जीवन की शुरुआत चंपारण किसान आंदोलन कब हुआ 1917। ये गांधी जी के द्वारा भारत में प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग। बहुत अच्छा प्रश्न है, किसके आग्रह पर गांधी जी ने भारत में चंपारण किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर। सत्य, अहिंसा और के जो उनके साधन थे, इनके द्वारा उन्होंने पहले किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। अब नेतृत्व जो था वो किसके कहने पे किया? राजकुमार शुक्ल। लेकिन नेतृत्वकर्ता कौन रहेंगे? महात्मा गांधी। इस आंदोलन का जो शुरू होने का कारण था, कारण के रूप में जाना जाता है तिनकठिया पद्धति। हम याद रखेंगे कि तिनकठिया पद्धति क्या थी। तिनकठिया पद्धति का मतलब है कि किसानों के द्वारा अपनी जमीन में 3/20वें भाग पर नील की खेती को अनिवार्य बना दिया। नील की खेती को अनिवार्य बना दिया। ये इसका मुख्य कारण है। और 3/20वें भाग होने के कारण ही इस पद्धति को क्या कहा जाता है? तिनकठिया पद्धति के रूप में जाना जाता है। आपको पता है कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति सबसे पहले हुई थी। रासायनिक जो नील के कारण जो प्राकृतिक जो खेती होती थी नील की, वो इंग्लैंड में तो थी नहीं, इसलिए भारतीय किसानों पे उन्होंने दबाव डाला और भारतीय लोगों को इसका कोई फायदा नहीं था, क्योंकि नील की खेती होने के बाद में उनको कहां ले जाया जाता? इंग्लैंड ले जाया जाता। आपको पता है कि औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात भी वहीं से होता था, इसलिए भारतीय लोगों को इसमें किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं था, इसलिए उन्होंने नील की खेती करने से मना किया। तब उन्होंने ये नियम बना दिया कि उनको अपनी जमीन के 3/20वें भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य किया। और किसानों ने इसका विरोध किसके नेतृत्व में किया? महात्मा गांधी के नेतृत्व में। तो चंपारण किसान आंदोलन 1917 किसके नेतृत्व में? गांधी जी के नेतृत्व में। गांधी जी को किसने बुलाया? राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर। किस जगह मिले थे? लखनऊ अधिवेशन में मिले थे। और चंपारण किसान आंदोलन का कारण क्या था? तिनकठिया पद्धति। तिनकठिया पद्धति से क्या तात्पर्य है, ऐसा भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो जो किसान लोग थे, जमीन के मालिक थे, उनको अपनी जमीन के 3/20वें भाग पर किसकी खेती करना अनिवार्य था? नील की खेती करना अनिवार्य था। अच्छा प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जामिनर के द्वारा कि चंपारण किसान आंदोलन का संबंध किससे है? तो हम याद रखेंगे किससे रहेगा? नील की खेती करने से संबंधित रहेगा। इसके बाद इनके जो सहयोगी थे, राजकुमार शुक्ल के कहने पे गांधी जी ने यह नेतृत्व कर लिया। जब इनके सहयोगी के रूप में राजेंद्र प्रसाद रहे इस आंदोलन में, महादेव देसाई, नरहरि पारीक, आचार्य जेबी कृपलानी, बृज किशोर और अनुग्रह नारायण सिन्हा, ये इतने लोग थे। इन्होंने इस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी की सहायता की थी। हम याद रखेंगे। और आखिरकार अंग्रेजों ने गांधी जी की बातें जो मांगे थी उनको मान लिया। उनका जो आयोग बैठा था चंपारण एग्रीकरेरियन अधिनियम, उसके तहत उनकी मांगों को मान लिया गया और उसके बाद में इस आंदोलन को स्थगित किया गया था। लेकिन इसका प्रभाव बहुत ज्यादा रहा। हम देखते हैं कि चंपारण किसान आंदोलन का सफल नेतृत्व करने के कारण रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको गुरुदेव कहा जाता है, ब्रह्म बांधव उपाध्याय के द्वारा हम याद रखेंगे, इनकी भी उपाधि है। और रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि प्रदान की गई इस आंदोलन के दौरान? महात्मा की उपाधि गांधी जी को किस आंदोलन के दौरान मिली? हम याद रखेंगे चंपारण किसान आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि दी जाती है? गांधी जी को कौन सी उपाधि दी जाती है? महात्मा। याद रखेंगे महात्मा की उपाधि गांधी जी को किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। आपको पता है जो हमारे राष्ट्रगान के रचयिता है, 1911 ईस्वी में कलकत्ता के अधिवेशन
में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच से इसको गाया गया था। तो याद रखेंगे इसका सफल नेतृत्व करने के कारण रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको गुरुदेव कहा जाता है ब्रह्म बांधव उपाध्याय के द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर को भी गुरुदेव की जो उपाधि दी थी वो किसके द्वारा दी गई? ब्रह्म बांधव उपाध्याय। याद रखेंगे ब्रह्म बांधव उपाध्याय के द्वारा गुरुदेव की उपाधि किसको दी गई थी? रविंद्रनाथ टैगोर। लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर ने इस आंदोलन के सफल होने के उपलक्ष्य में गांधी जी को कौन सी उपाधि दी गई? महात्मा की उपाधि दी गई। तो ये गांधी जी के द्वारा भारत में राजनीतिक रूप से पहला किसान आंदोलन की शुरुआत की जाती है, जिसका नाम चंपारण किसान आंदोलन। कहां स्थित है चंपारण? बिहार में स्थित है। 1917 ये गांधी जी का भारत में सत्याग्रह का क्या था? प्रथम प्रयोग था। गांधी जी का ये भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग था। किसके कहने पे इस आंदोलन से जुड़े? राजकुमार शुक्ल के कहने पर। किसके कारण यह आंदोलन हुआ था? तिनकटिया पद्धति के कारण। याद रखेंगे लखनऊ सम्मेलन में ये मिले थे सहयोगी के रूप में। अच्छा प्रश्न बनता है कौन सा इसमें शामिल नहीं था, थोड़ा वैसे डीप है जनरली एग्जाम से, लेकिन सब्जेक्ट के हिसाब से अच्छा प्रश्न बनता है। राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, नरहरि पारिक, आचार्य जेबी कृपलानी, बृजकिशोर और अनुग्रह नारायण सिन्हा। सफल नेतृत्व के कारण इसको इस आंदोलन में कौन सी उपाधि? महात्मा की उपाधि। किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर। बहुत अच्छा प्रश्न है कि इस किसान आंदोलन में एकमात्र व्यक्ति जिन्होंने गांधी जी का विरोध किया था एनजी रंगा। याद रखेंगे चंपारण किसान आंदोलन में गांधी जी का विरोध करने वाला व्यक्तित्व कौन था? तो हमें याद रखना है, सहयोगियों के नाम ज्यादा है लेकिन विरोध के रूप में हमें याद रखना है एनजी रंगा के द्वारा इस आंदोलन में गांधी जी का क्या किया गया? विरोध किया गया था। इसके बाद अगला जो किसान आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया जाता है 1918 में, कौन सा? खेड़ा। आपको पता है खेड़ा कहां स्थित है? गुजरात राज्य में। खेड़ा किस राज्य में स्थित है? गुजरात, क्योंकि गांधी जी का संबंध भी किस राज्य से रहता है? गुजरात से ही रहता है। खेड़ा जो सत्याग्रह था गांधी जी का कब हुआ? 1918 में। गांधी जी द्वारा भारत में चलाया गया पहला वास्तविक किसान सत्याग्रह था। बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, भारत का पहला वास्तविक किसान सत्याग्रह कौन सा आंदोलन था? अच्छा प्रश्न है। खेड़ा किसान आंदोलन को वास्तविक किसान सत्याग्रह जो आंदोलन की संज्ञा दी थी वो किस व्यक्तित्व के द्वारा दी गई थी? याद रखेंगे किसके द्वारा दी गई थी? हार्डीमन। विद्वान हार्डीमन ने खेड़ा के किसान आंदोलन को भारत का पहला वास्तविक किसान आंदोलन या वास्तविक किसान सत्याग्रह की संज्ञा दी थी। याद रखेंगे चंपारण किसान आंदोलन के बाद दूसरा जो आंदोलन चलाया जाता है खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा कहां स्थित है? गुजरात में। क्यों हुआ? एक तो अकाल था जिसके कारण क्या हो गई? फसल खराब हो गई। कुनबी पाटीदार जो वहां के किसान थे, ये वहां के किसान थे, किसानों से लगान वसूली। एक तो अकाल और ऊपर से फसल भी खराब थी, उसके बावजूद उनके द्वारा लगान की वसूली की जा रही थी। याद रखेंगे उनके बावजूद उनके द्वारा लगान की वसूली की जा रही थी। यानी अकाल कारण पूछा जाता है, इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंस ही नहीं है कि खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ? 1918 महात्मा गांधी के नेतृत्व में। यह याद जरूर रखना कि हार्डीमन के नेतृत्व में हार्डीमन के अनुसार यह भारत का पहला किसान वास्तविक सत्याग्रह था। क्यों हुआ था? अकाल था और अकाल के बावजूद वो लोग, अंग्रेज लोग लगान की वसूली कर रहे थे। उस लगान को न देने के विरोध में यह आंदोलन चलाया गया महात्मा गांधी के द्वारा। मोहनलाल पंड्या गांधी जी से प्रमुख नेतृत्व करता थे। यदि पूछा जाता है कि गांधी जी के अलावा इस खेड़ा सत्याग्रह का आंदोलन का जो नेतृत्व था वो किसके द्वारा किया गया, तो हम याद रखेंगे मोहनलाल पंड्या। अच्छा प्रश्न है। मोहनलाल पंड्या का संबंध किस किसान आंदोलन से रहता है? खेड़ा सत्या से। और इन्होंने नारा दिया था लगान न देने का, कि एक तो अकाल की मार और ऊपर से लगान, इसलिए लगान किसानों से इन्होंने अनुरोध किया कि हम किसी भी प्रकार का लगान नहीं देंगे। इस खेड़ा किसान सत्याग्रह के दौरान इनके सहयोगी के रूप में सरदार पटेल। याद रखेंगे महात्मा गांधी से पहली बार मुलाकात गांधी जी से सरदार पटेल की पहली बार मुलाकात किस किसान आंदोलन में होती है? याद रखना है पहली बार मुलाकात किस किसान आंदोलन में होती है। इनके द्वारा भी आपको पता है कि भारत का जो एकीकरण किया गया था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में ही किया गया था, हमें याद रखना है ये। तो सरदार पटेल की गांधी जी के साथ पहली बार जो मुलाकात हुई थी, बातचीत हुई थी खेड़ा सत्याग्रह में
विठल भाई पटेल, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी और इंदुलाल याज्ञिक, ये खेड़ा किसान सत्याग्रह में गांधी जी के प्रमुख सहयोगियों के रूप में जाने जाते हैं। तो दूसरा जो गांधी जी के द्वारा चलाया गया आंदोलन था वो था खेड़ा सत्याग्रह। दो बातें याद रखनी, ज्यादा इसमें इतनी इंपॉर्टेंस है नहीं। कब हुआ? 1918 में। अहमदाबाद मिल मजदूर से यह आंदोलन पहले हुआ है, दोनों 1918 में, लेकिन पहले क्रम के रूप में यदि हम लिखते हैं तो चंपारण, चंपारण के बाद में खेड़ा और खेड़ा के बाद में अहमदाबाद। तो 1918 में हुआ था। मोहनलाल पंड्या का नाम जरूर हमें याद रखना है कि मोहनलाल पंड्या का संबंध किस किसान आंदोलन से रहता है, तो हमें याद रखना है खेड़ा किसान आंदोलन। और इसका जो होने का मुख्य कारण था आप लोगों को याद रखना है, कौन सा कारण मुख्य माना जाता है यहाँ पे, कि अकाल पड़ने के बावजूद वो लोग लगातार लगान की वसूली कर रहे थे और मोहनलाल पंड्या ने यह नारा दिया कि लगान देनी नहीं है। उसके विरोध में यह आंदोलन चलाया गया। कौन से व्यक्तित्व की महात्मा गांधी से पहली बार मुलाकात? सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो पहली बार मुलाकात होती है वो किस किसान आंदोलन में होती है? खेड़ा सत्याग्रह में उनकी जो पहली बार मुलाकात होती है। तो इनके द्वारा यह चलाया गया दूसरा किसान आंदोलन था। तो ये बातें हमें याद रखनी है। तो सबसे पहले तो आ जाएगा कौन सा? क्रम से तीनों पूछे जाते हैं। कौन सा? चंपारण, चंपारण के बाद में आ जाएगा खेड़ा और खेड़ा के बाद में आ जाएगा अहमदाबाद मिल मजदूर। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। ये तीन बातें हमें याद रखनी है। चंपारण 1917, फिर खेड़ा और फिर अहमदाबाद, इन तीनों का क्रम पूछा जाता है। तो ये दोनों 18 में है, लेकिन 18 में भी खेड़ा पहले रहेगा, ये बात हमें याद रखनी है। तो खेड़ा कब किसान सत्याग्रह? 1918। खेड़ा किस स्थान पर है? गुजरात। गांधी जी के चलाया गया ये जो खेड़ा आंदोलन था, इसको किस विद्वान ने? हार्डीमन ने इसको पहला वास्तविक किसान सत्याग्रह की संज्ञा उनके द्वारा दी गई थी। मोहनलाल पंड्या का नाम याद रखना है। सरदार पटेल की मुलाकात जो पहली बार किससे होती है? महात्मा गांधी से। इसके बाद में आता है रॉलेट एक्ट 1919। 18 मार्च 1919 की डेट हमें याद रखनी कि रॉलेट एक्ट जो अधिनियम था वो कब पारित हुआ। अब आप सब लोगों को पता है कि अगस्त घोषणा हमने पढ़ी थी। अगस्त घोषणा 20 अगस्त 1917 सॉरी 20 अगस्त 1917। 20 अगस्त 1917 में जो मॉन्टेग्यू भारत सचिव मॉन्टेग्यू के द्वारा जो अगस्त घोषणा की गई थी, एक तरफ तो वो दे रहे हैं कि भारत में कैसी सरकार स्थापित की जाएगी? उत्तरदायी सरकार स्थापित, उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाएगी। किसके तहत? मॉन्टेग्यू घोषणा के तहत, जो क्या थे? भारत सचिव थे। और दूसरी तरफ से जो भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी उनको दबाने के लिए उन्होंने 1917 में, कब? 1917 ईस्वी में सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में, सिडनी रॉलेट, सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई। याद रखेंगे ये कमेटी क्यों गठित की जा रही है? सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया। आपको बताया कि प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है। 1914 से 1918 के दौरान भारतीय लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। गांधी जी खुद आने के बाद में उन्होंने भारतीय लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए कहा, इसलिए उनको सेना में भर्ती कराने वाला सार्जेंट के नाम से भी जाना जाता है। और उसी उपलक्ष्य में अंग्रेजों ने गांधी जी को केसर हिंद की उपाधि भी दी थी। तो उसके बाद में जब क्रांतिकारी गतिविधियां जो उग्रवाद के लोग थे वो जगह जगह चला रहे थे, पीछे हमने पढ़ा था कि विदेश में भी कुछ ऐसी संस्थाएं थी, भारत में भी कुछ ऐसी संस्थाएं थी जो गुप्त रूप से प्रशिक्षण देकर क्रांतिकारियों को अंग्रेजों के ऊपर धावे बुलवा रही थी। तो एक तरफ तो उन्होंने मॉन्टेग्यू की घोषणा कर दी, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों का साथ लेने के लिए कि हम इस विश्व युद्ध के बाद में आप भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना कर देंगे। और एक तरफ से भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाने के लिए क्रांतिकारियों के द्वारा
क्रांतिकारियों के द्वारा जो जगह जगह अंग्रेजों को परेशान किया जा रहा था, उनको दबाने के लिए क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाने के लिए सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया और इस कमेटी ने यह कानून बनाया कि किसी भी भारतीय व्यक्ति पर संदेह होने और शक होने पर उनको पकड़कर जेल में गिरफ्तार किया जा सकता है। इसी को ही क्या कहा जाता है? रॉलेट एक्ट यानी अधिनियम। अंग्रेजों ने एक ऐसा कानून बना दिया कि किसी भी भारतीय व्यक्ति पर अंग्रेजों को शक था कि यह क्रांतिकारी गतिविधि कर रहा है, अंग्रेजों के खिलाफ है, वो शक और संदेह के आधार पर भारतीय लोगों को जबरन तरीके से पकड़कर जेल में बंद कर सकते थे। उसी को हम क्या कहते हैं? रॉलेट एक्ट के नाम से उनको जाना जाता है। लेकिन इन्होंने दोगलेपन की नीति अपनाई कि एक तो अगस्त घोषणा जो की थी उसमें उन्होंने कहा कि हम प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करेंगे, और दूसरी तरफ उन्होंने सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में कमेटी बना दी और उस कमेटी का उद्देश्य था कि भारत में जो क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही है इनको किस तरह से खत्म किया जाए, और उनके लिए उन्होंने कौन सा एक्ट बना दिया? रॉलेट एक्ट। याद रखेंगे, रॉलेट एक्ट का मतलब है अंग्रेज सरकार द्वारा बिना मुकदमा चलाए, देख लीजिए आप, किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है, केवल अंग्रेजों को संदेह और शक होने के आधार पर ही किसी भी भारतीय को पकड़कर जेल में बंद किया जा सकता था। अंग्रेज सरकार द्वारा बिना मुकदमा चलाए किसी भी व्यक्ति को जेल भेजना क्या कहलाता है? रॉलेट एक्ट कहलाता है। और इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? क्रांतिकारी जो गतिविधियां थी उनको कुचलना। एक तरफ तो कह रहे हैं कि हम भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करेंगे, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि क्रांतिकारी गतिविधियों को आप कुचलें। ऐसा कानून बना दिया, और जो कानून कि किसी व्यक्ति की कोई गलती नहीं है फिर भी वो अंग्रेज लोग उनको संदेह और शक के आधार पर जेल में डालते थे। तो याद रखना, ये पारित कब हुआ? 18 मार्च 1919। 18 मार्च 1919 याद रखेंगे। इसलिए बिना किसी मुकदमा चलाए जाने के कारण भी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जाता, इसलिए बिना वकील इसको कहा जाता है, बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून। ना कोई वकील, ना कोई दलील, ना कोई अपील। ना तो आप अपना वकील कर सकते हैं, ना कोई अपील लगा सकते हैं, ना कोई दलील कर सकते हैं। किस तरह से अंग्रेजों ने एक काला कानून बना दिया, इसलिए से कहा जाता है रॉलेट एक्ट में जो कानून बना था उनको किस नाम से जाना जाता है? काला कानून। याद रखेंगे, ब्लैक लॉ। काला कानून कहा जाता है क्योंकि किसी तरह की कोई गलती नहीं है, किसी तरह की कोई गलती नहीं है, फिर भी संदेह और शक के आधार पर अंग्रेजों के विरोध जो लोग थे उनको अंग्रेज लोग जेल में बंद करते थे। इसलिए रॉलेट एक्ट के बारे में कहा जाता है कि ना कोई अपील, ना कोई वकील, ना कोई दलील। ऐसा कहा किसने? आपको बहुत कम किताबों में मिलेगा, इसलिए ये प्रश्न याद रखना। एमएल नेहरू, ना कोई वकील, ना कोई अपील, ना कोई दलील, ऐसा कहने वाले जो व्यक्तित्व थे वो कौन थे? मोतीलाल नेहरू। हम याद रखेंगे कि किस अंग्रेजों के अधिनियम के बारे में ये कहा जाता है, ना कोई वकील, ना कोई दलील, ना कोई अपील, वो कहा जाता है रॉलेट एक्ट के बारे में, जिनको कहा किसने? मोतीलाल नेहरू ने कहा था। और ऐसा होने के कारण कोई गलती नहीं है, कोई मुकदमा नहीं, कोई वकील नहीं, कोई आप अपील नहीं कर सकते, इसलिए इसको कहा जाता है रॉलेट एक्ट को क्या? काले कानून की संज्ञा दी गई है। कैसे कानून की संज्ञा दी गई है? काले कानून की संज्ञा दी गई है। पहली बार इस शब्द का प्रयोग जो किया था वो किसके द्वारा? मोहम्मद इकबाल के द्वारा इस शब्द का प्रयोग पहली बार किया गया था। अब आपको पता है कि ऐसा जब कानून पारित कर दिया गया तो जगह जगह भारतीय क्रांतिकारियों के द्वारा अंग्रेजों का इस कानून का क्या किया गया? विरोध किया गया। जब जगह जगह इस ऐसे कानून को लागू किया गया 18 मार्च 1919 को, तो जगह जगह इसका विरोध किया गया। हम याद रखेंगे इस रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी के द्वारा 6 अप्रैल 1919 पहली बार हड़ताल की गई। याद रखेंगे 6 अप्रैल 1919 ये गांधी जी के द्वारा पहली हड़ताल थी। गांधी जी द्वारा
गांधी जी की ये पहली हड़ताल थी किस रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में। कब? 6 अप्रैल 1919। 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी के द्वारा रॉलेट एक्ट के विरोध में पहली बार जो हड़ताल की गई वो कब की गई? 6 अप्रैल 1919 में। जगह जगह इस कानून का भारतीय लोगों के द्वारा विरोध किया गया। जब पंजाब में क्रांतिकारी गतिविधियां ज्यादा होने लगी तो गांधी जी जब पंजाब के लिए जा रहे थे तब उनको पलपल, जो वर्तमान में हरियाणा में पड़ता है, पलपल, पंजाब में क्रांतिकारी गतिविधियों में ज्यादा हो रही थी, उनका साथ देने के लिए पलपल जो हरियाणा में है, इसी स्थान से गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। इसी स्थान से गांधी जी को गिरफ्तार करके पंजाब की जगह कहां भेज दिया गया? बंबई भेज दिया गया। कहां भेज दिया गया? बंबई भेज दिया गया। इसलिए वो पंजाब में जा रहे थे और उसके बाद में 9 अप्रैल को इसके बाद में 9 अप्रैल को डॉक्टर सत्यपाल वो डॉक्टर सैफुद्दीन किस्लू की गिरफ्तारी, अप्रैल को डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन की गिरफ्तारी। याद रखेंगे कि 6 अप्रैल को गांधी जी के द्वारा अखिल भारतीय स्तर की प्रथम हड़ताल का आयोजन किया गया था। किसके विरोध में? रॉलेट एक्ट के विरोध में। किसके विरोध में किया गया था? रॉलेट एक्ट के विरोध में पहली बार गांधी जी के द्वारा अखिल भारतीय स्तर की जो हड़ताल की गई थी वो कब की गई थी? 6 अप्रैल 1919 को की गई। और इसके बाद में 9 अप्रैल को ये दोनों पंजाब से संबंधित हैं, क्योंकि पंजाब क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र था, तो इन दोनों को अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बाद में गांधी जी ने उस रॉलेट एक्ट से पहले फरवरी 1919 में किस जगह? बंबई में किसकी स्थापना की थी? सत्याग्रह सभा की स्थापना। याद रखेंगे गांधी जी के द्वारा फरवरी 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना की गई थी। कब? फरवरी 1919। सत्याग्रह सभा किस स्थान पे की गई? बंबई में की गई। किसके द्वारा की गई? गांधी जी के द्वारा की गई थी। गांधी जी के सत्याग्रह का जो विरोध था उसके रूप में एसएन बनर्जी, जो इस सत्याग्रह के विरोध के रूप में एसएन बनर्जी, तेज बहादुर सप्रू, एनी बेसेंट और वी श्रीनिवास शास्त्री के द्वारा सत्याग्रह का विरोध किया जा रहा था। और इसके बाद में इन्होंने 6 अप्रैल 1919 को अखिल भारतीय स्तर की जो हड़ताल की, 9 अप्रैल को क्या? डॉक्टर सैफुद्दीन किस्लू और डॉक्टर सत्यपाल को अंग्रेजों ने क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया था। तो ये बात भी हमें याद रखनी है। इसके बाद में जलियांवाला बाग जो हत्याकांड गांधी जी की अगली घटना आती है, कब हुई थी? 1919। डेट भी हमें याद रखनी है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919। 18 मार्च को अंग्रेजों का काला कानून पारित हुआ था। जलियांवाला बाग जो हत्याकांड था वो कब पारित हुआ था? 13 अप्रैल, घटना जो हुई थी वो 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। रॉलेट एक्ट को आतंकराज अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। रॉलेट एक्ट को आतंकराज अधिनियम, रॉलेट एक्ट को हम किस नाम से जानते हैं? आतंकराज अधिनियम के नाम से भी इनको जाना जाता है। याद रखेंगे। तो उन्हीं के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को, क्योंकि जगह जगह क्रांतिकारी गतिविधियों के द्वारा उस काले कानून का भारतीय क्रांतिकारियों के द्वारा विरोध किया जा रहा था। वैसाखी का दिन था, है ना? उसी दौरान, वैसाखी के दिन के दौरान जलियांवाला जो बाग है वो, पहले तो हमें याद रखना ये स्थान कहां पर है? अमृतसर। जलियांवाला बाग कहां स्थित है? अमृतसर में स्थित है। याद रखेंगे
जलियांवाला बाग किस जगह स्थित है? अमृतसर। और अमृतसर कहाँ स्थित है? पंजाब में स्थित है। और ये हुआ कब? 13 अप्रैल 1919। किसके विरोध में हुआ? रॉलेट एक्ट के विरोध में। रॉलेट एक्ट जो काला कानून था, बिना किसी मुकदमा चलाए भारतीय लोगों को गिरफ्तार किया जाता था, उनके विरोध में देश में जगह जगह हड़ताल प्रदर्शनों के द्वारा अंग्रेजों का विरोध किया जा रहा था। और उसी विरोध के स्वरूप एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन रखा गया। मुख्य जो इसका कारण था वो दो डॉक्टर्स की जो गिरफ्तारी थी, कौन से? डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग जो बगीचा था, उस स्थान पर निहत्ती भीड़ इकट्ठी हो गई। और उस दिन कौन सा दिन था? वैशाखी का दिन था, याद रखेंगे। वैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू के गिरफ्तारी और रॉलेट एक्ट जो भारतीय लोगों के लिए काला कानून था, उसके विरोध में एक सभा का आयोजन हो रहा था। कब? 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 उसी के विरोध में यह घटना घटी है। 13 अप्रैल 1920। किन की गिरफ्तारी? डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में। घटना कब घटी? 13 अप्रैल 1919। वैसाखी का दिन था। हजारों की संख्या में निहत्ती भीड़ इकट्ठी थी। और उस समय पंजाब के जो गवर्नर थे वो थे आपके माइकल ओडायर। पंजाब के जो गवर्नर थे उस समय माइकल ओ डायर। अब इस घटना को जो अंजाम दिया था वो दिया गया था, एक सैनिक अधिकारी था, जनरल डायर। सैनिक अधिकारी के रूप में था जनरल डायर। ये तो पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था जनरल माइकल ओ डायर। लेकिन इस घटना का जो दोषी माना जाता है, जिन्होंने निहत्ती भीड़ पर गोलियां चलाई, वो था आपका जनरल डायर, याद रखेंगे। इस तरह से लोगों के द्वारा एक सभा की जा रही थी अंग्रेजों के इस कानून के खिलाफ। जब उन लोगों को यह पता चलता है तो लेफ्टिनेंट माइकल ओ डायर, एक सैनिक अधिकारी जनरल डायर को आदेश देता है कि उस निहत्ती भीड़ पर गोलियां चलाई जाए। तो उसी के द्वारा, किसके द्वारा? जलियांवाला बाग हत्याकांड का प्रमुख दोषी कौन माना जाएगा? जनरल डायर, जिन्होंने 13 अप्रैल 1919 को वैसाखी के दिन निहत्ती भीड़ जो इकट्ठी थी उन पर बिना किसी सूचना के, उस बाग के अंदर केवल निकलने का एक ही रास्ता था और बिना किसी चेतावनी दिए दनादन उन पे गोलियां चला ली। गोलियां जब तक चलती रही अंग्रेजों की, तब तक उनकी बंदूक में जो कारतूस थे वो खत्म नहीं हुए। और निहत्ती भीड़ पे अंधाधुंध गोलियां चलाने के बाद सरकारी जो उनकी रिपोर्ट आई थी, उन्होंने कहा था कि 379 लोग मारे गए, लेकिन वास्तविक रूप से हम जानते हैं कि 1000 की संख्या के आसपास उस जलियांवाला बाग हत्याकांड में लोग मारे गए थे। तो याद रखेंगे, रॉलेट एक्ट के विरोध में कौन सी घटना? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 वैसाखी के दिन में। और किसके विरोध में? रॉलेट एक्ट, काला कानून कहते हैं। न कोई वकील, न कोई दलील, न कोई अपील, उनको कहा था मोतीलाल नेहरू ने। उनके विरोध में किस स्थान पर? अमृतसर, पंजाब में एक सभा आयोजित की गई थी। उस समय पंजाब के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे माइकल ओ डायर, और एक सैनिक अधिकारी को यह कमान सौंपी जिनका नाम था जनरल डायर, जिन्होंने निहत्ती भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार यह आंकड़ा पूछा जाता है कि उसमें मरने वालों की संख्या कितनी थी? मरने वालों की संख्या कितनी थी? 379। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, क्योंकि अंग्रेजों की सरकार थी वो तो कम ही बताएंगे, लेकिन वास्तविक रूप से हमें पता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, वास्तविक रूप से उसमें कम से कम कितने मारे गए? 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। तो याद रखेंगे, सरकारी रिपोर्ट के अनुसार जलियांवाला बाग हत्याकांड में कितने लोग मारे गए? 379, लेकिन वास्तविक रूप से अलग चीज है। इसके बाद में इस हत्याकांड का विरोध जो भीषण तरीके से किया गया, रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको नाइटहुड और सर की उपाधि जो अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी, याद रखेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड और जो सर की उपाधि दी थी, उन्होंने इसका क्या कर दिया? त्याग दे दिया। याद रखेंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में नाइटहुड और सर की उपाधि किसके द्वारा त्याग दी गई? किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा।
या रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान कौन सी उपाधियां त्याग दी थी? नाइटहुड और सर। और एक ऐसा व्यक्तित्व था शंकरन नायर, जिन्होंने उनकी जो शंकरन नायर का नाम हमें याद रखना है। शंकरन नायर, बहुत अच्छा प्रश्न है। इन्होंने गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी जो परिषद थी उससे क्या दे दिया? इस्तीफा। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद से, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा देने वाले व्यक्ति कौन थे? याद रखना, शंकरन नायर। दो व्यक्तियों के अच्छी तरह से हमें याद रख लेना है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने इस दौरान नाइटहुड और सर की जो उपाधि थी उनका त्याग कर दिया। ऐसा व्यक्तित्व कौन था? ऐसा व्यक्ति कौन था जिन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद थी उनसे इस्तीफा दे दिया? शंकरन नायर, जो अंग्रेजों की गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद थी उसमें थे, और उन्होंने इस घटना के विरोध में उस पद से क्या दे दिया? त्याग पत्र दे दिया। रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने नाइटहुड और सर की जो उपाधि थी वो वापस लौटा दी। अब उनके द्वारा जब ये बात सरकार तक पहुंचती है, इन्होंने पद त्याग कर दिया, उपाधियां त्याग कर दी, तो उनके द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए एक कमेटी का आयोजन किया जाता है। याद रखेंगे, सरकार के द्वारा इस हत्याकांड की जांच के लिए किस का आयोजन किया जाता, किस कमेटी को बिठाई जाती है? तो हम याद रखेंगे हंटर कमेटी 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस कमेटी को नियुक्त किया गया? तो हम याद रखेंगे हंटर कमेटी। हंटर व्यक्ति का नाम है, लॉर्ड हंटर। उस कमेटी का क्या था? अध्यक्ष। की वास्तविक रूप से जो घटना घटी है वो सही है या नहीं, अंग्रेजों की जो जनरल डायर जो दोषी था वो दोषी है या नहीं, उनकी जांच के लिए हंटर, लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में अंग्रेजों की सरकार थी, उनके द्वारा इसमें कमेटी का गठन किया जाता है। उस कमेटी में कुल कितने सदस्य थे? 8 सदस्य थे। लॉर्ड हंटर तो क्या था? अध्यक्ष था। लॉर्ड हंटर जो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कमेटी बनी थी उसका क्या था? अध्यक्ष था। याद रखेंगे। पहले ये क्लियर कर लेना है कि उनमें से 5 जो सदस्य थे वो कौन थे? 8 सदस्य टोटल थे हंटर कमेटी में, 5 कौन थे? अंग्रेज थे, और 3 कौन थे? भारतीय थे, क्योंकि दोनों पक्षों को सुना जाएगा, नहीं तो एक तरफा निर्णय हो जाएगा। हंटर कमेटी में टोटल जो सदस्य थे वो 8 थे। हंटर कमेटी का आयोजन जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए इनको नियुक्त किया गया, और उनमें 8 सदस्य थे। 8 में से 5 अंग्रेज थे, 3 भारतीय थे। लॉर्ड हंटर इसका क्या था? अध्यक्ष था। रैंकिंग WF राइस, जॉर्ज बेरो, थॉमस स्मिथ। ये हमें याद रखना है 5 व्यक्तियों के नाम जो अंग्रेज थे। हंटर कमेटी में टोटल 8 सदस्य। लॉर्ड हंटर इसका अध्यक्ष था। रैंकिंग WF राइस, और इसके बाद में जॉर्ज बेरो, थॉमस स्मिथ। ये तो 5 अंग्रेज थे। लेकिन प्रश्न पूछा जाता है कि हंटर कमेटी में निम्न में से कौन सा सदस्य भारतीय था? तो चिमनलाल सीतलवाड़, सुल्तान अहमद और जगत नारायण। याद रखेंगे कि हंटर कमेटी में भारतीय सदस्यों की संख्या कितनी थी? 3। हंटर कमेटी में
भारतीय सदस्य कितने थे? टोटल 8 थे, 5 अंग्रेज थे, 3 भारतीय थे। अंग्रेजों के नाम लॉर्ड हंटर, रैंकिंग, W.F. रॉयस, जॉर्ज बेरो और थॉमस स्मिथ। वैसे थोड़ा ये सब्जेक्ट के हिसाब से डीप प्रश्न है। जनरली जो एग्जाम पूछे जाते हैं उनमें संख्या पूछी जा सकती है, या जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस कमेटी का गठन किया गया, तो हम लिखेंगे हंटर कमेटी का गठन किया गया। लेकिन जो सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, विषय विशेषज्ञ बनना चाहते हैं, उनको ये सभी नाम याद रखने हैं। लॉर्ड हंटर, रैंकिंग, W.F. राइस, जॉर्ज बेरो, थॉमस स्मिथ, चिमनलाल चीतलवाड़, सुल्तान अहमद और जगत नारायण, ये हंटर कमेटी के 8 सदस्य थे, 5 और 3। तो याद रखना, साहबजादा सुल्तान अहमद और जगत नारायण 3 भारतीय सदस्य इस कमेटी में शामिल थे। जब ये तो अंग्रेजों की तरफ से थी, इस समिति ने जो अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, हंटर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया, हंटर कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसमें जनरल डायर को निर्दोषी बताया, जनरल डायर को निर्दोष बताया था। ब्रिटिश साम्राज्य का शेर, ब्रिटिश साम्राज्य का शेर की संज्ञा दी गई थी। ब्रिटिश संसद का सदन ब्रिटिश संसद में इनको सोवर्ड ऑफ ऑनर यानी सम्मान का तलवार, ये उपाधियां दी गई थी। सम्मान का तलवार या मान का तलवार हम कह सकते हैं। हंटर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार जनरल डायर क्या था? निर्दोष था। ये बात हम याद रखेंगे, इसलिए उनको क्या कहा जाता है? ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा जाता है जनरल डायर को। और ब्रिटिश संसद में जब उस पर टिप्पणी हुई तो उनको सोवर्ड ऑफ द ऑनर यानी सम्मान का तलवार के रूप में उनको विभूषित किया गया था। लेकिन ये कौन सी कमेटी रिपोर्ट बता रही है? हंटर कमेटी की नियुक्ति कब की गई? 1919 में। कितने सदस्य थे? 8। भारतीय कितने थे? 3। निम्न में से कौन सा सदस्य भारतीय नहीं था? तो भी हमें नाम याद रखना है। और इन लोगों ने इनको क्या किया? ये निर्दोष था, ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा। ब्रिटिश संसद में जब चर्चा हुई तो उनको सोवर्ड ऑफ द ऑनर इन सम्मान का तलवार या मान का तलवार के रूप में विभूषित किया गया था। जब भारतीय लोग कि इसको निर्दोष साबित कर दिया तो संतुष्ट नहीं हुए। कांग्रेस के नेतृत्व में इस हत्याकांड की जांच करने के लिए मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक अलग कमेटी का गठन किया गया। यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए 2 कमेटियां बनती है। एक तो अंग्रेजों की जो सरकार थी, क्योंकि हम ब्रिटिश भारत में थे, ब्रिटेन के अधीन थे, तो उन्होंने जो कमेटी गठित की थी वो तो हंटर कमेटी, क्योंकि हंटर उसका अध्यक्ष था। जब उन लोगों ने अपनी रिपोर्ट सौंपी और इसमें इसको निर्दोष घोषित कर दिया और वहां उनके लिए तालियां बजी, कहां पे? ब्रिटिश संसद में, और उनको सम्मान भी दिया गया। तब भारतीय क्रांतिकारी और जो लोग थे वो नाराज हुए। तो कांग्रेस के द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किसके नेतृत्व में कमेटी का गठन किया जाता है? तो हम अच्छी तरह से याद रखेंगे, कांग्रेस के नेतृत्व में मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई, जिसके अंदर सदस्य थे मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू, CR दास, तैयब जी और जयकर, और गांधी जी भी इसमें साथ थे। गांधी जी, ये कांग्रेस के नेतृत्व में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए समिति बनी थी, उसमें अध्यक्ष किसको बनाया गया? मदन मोहन मालवीय को। मोतीलाल नेहरू उसमें शामिल थे, CR दास थे, तैयब जी थे, जयकर थे, गांधी जी। इनके नेतृत्व में जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए समिति नियुक्त की गई। याद रखेंगे, इसी दौरान बहुत अच्छा प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान ही किस स्थान पर? पंजाब में। किसके नेतृत्व में? चमनदीप के नेतृत्व में किस फौज का गठन किया गया? डंडा फौज। याद रखेंगे, डंडा फौज का संबंध किस राज्य से है? पंजाब से है। इसका गठन किस व्यक्तित्व के द्वारा किया गया? चमनदीप के द्वारा इसका जो गठन है वो किया गया।
इसके बाद में हम देखते हैं माइकल ओ जो डायर था उसकी हत्या 13 मार्च 1940 को उद्धम सिंह नामक भारतीय व्यक्ति के द्वारा की गई। माइकल ओ डायर जो पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था, उन्होंने जो प्लान के अनुसार योजना बना के सेना अधिकारी जनरल डायर को जो सौंपा था वही पूर्ण रूपेण से उनकी योजना थी, तो उनकी हत्या की जाती है 13 मार्च 1940 ईस्वी को। किस भारतीय के द्वारा? उद्धम सिंह के द्वारा उनकी हत्या की जाती है। तो ये बातें हमें अच्छी तरह से याद रखनी है कि इस हंटर कमेटी में कितने सदस्य थे? 8 थे। अंग्रेज कितने थे? 5 थे। भारतीय कितने थे? 3 थे। लॉर्ड हंटर उस समिति का अध्यक्ष था। 1919 में गठन किया गया। रैंकिंग, WF राइस, जॉर्ज बेरो, थॉमस स्मिथ। इस हंटर कमेटी में 3 भारतीय सदस्य भी थे, चमनलाल सीतलवाड़, साहबजादा सुल्तान अहमद और जगत नारायण। कांग्रेस जब भारतीय क्रांतिकारी उससे संतुष्ट नहीं हुए तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस ने किसके नेतृत्व में इस कमेटी गठित की? मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, ये याद रखेंगे, CR दास, तैयबजी और जयकर। उसी दौरान पंजाब के अंदर डंडा फौज का गठन किस व्यक्तित्व के द्वारा किया जाता है? चमनदीप के द्वारा किया जाता है। माइकल डायर की जो हत्या की जाती है वो की जाती है 1940 ईस्वी में। किस भारतीय व्यक्तित्व के द्वारा की जाती है? उद्धम सिंह के द्वारा वो हत्या की जाती है। इसके बाद में चलता है कौन सा आंदोलन? खिलाफत आंदोलन 1919 से लेकर 1924। इसकी पूरी अवधि हमें याद रखनी है। खिलाफत आंदोलन कौन कौन सी घटनाएं अभी तक हमने पढ़ी? चंपारण किसान आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, एक बीच में रह गया, मैं इसके बाद बताता हूं आपको। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, और उसके बाद में आ गया था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड, और जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में चला था क्या? उस जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में आता है खिलाफत आंदोलन। तो ये बातें हम याद रखेंगे। जो खिलाफत आंदोलन चलता है वो 1919 से लेकर 1924 ईस्वी में। अब आपको खिलाफत का मतलब नाम से पता चल रहा है, खिलाफ होना, विद्रोह करना। ये विद्रोह क्यों किया गया? क्योंकि आपको पता है कि जो प्रथम विश्व युद्ध था, प्रथम विश्व युद्ध था वो 1914 से लेकर 1918 तक चला था। आपको पता है 11/11/1918 को प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति होती है। एक तरफ मित्र राष्ट्र थे और दूसरी तरफ मित्र राष्ट्र, और दूसरी तरफ कौन थे? धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्रों की संख्या ज्यादा थी, धुरी राष्ट्र कम थे। आपको पता है इनकी संख्या केवल 4 थी। इसका जो मुख्य राष्ट्र था वो कौन था? जर्मनी था। उसके बाद में तुर्की, जिनको आप टर्की भी बोलते हैं, ये इसी के कारण चलता है। तुर्की कह दो या इसको आप टर्की भी कहते हैं, क्योंकि अंग्रेजी में एक ही शब्द लिखा जाता है। ऑस्ट्रिया हंगरी, और बुल्गारिया, ये 4 राष्ट्र थे। अब भारतीय जो मुसलमान थे, कि भारतीय जो ब्रिटिश भारत के लोग थे, उन्होंने गांधी जी और तिलक के आग्रह पे ही भारतीय लोगों ने अंग्रेजों की सहायता की थी। अब वो सहायता की थी, लेकिन अब जो तुर्की था, प्रथम विश्व युद्ध में इनकी क्या हो गई? पराजय हो गई। प्रथम विश्व युद्ध में इन लोगों की क्या हो गई? पराजय हो गई। पराजय करने के बाद में जो मित्र राष्ट्र विजेता थे, उन्होंने पराजित राष्ट्रों के साथ संधियां की और उनके भूभाग को आपस में बांट लिया। अब तुर्की थी, जो तुर्की का खलीफा था वो इस्लाम धर्म का प्रमुख था। तुर्की का जो खलीफा था वो इस्लाम धर्म का प्रमुख था। मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकारी थे वो खलीफा ही थे, 4 ही हुए थे, और खलीफा को ये सबसे बड़ा मानते हैं। धार्मिक मुद्दे के आधार पर अपने धर्म का सबसे बड़ा व्यक्तित्व माना जाता है खलीफा। जब तुर्की को पराजित कर दिया गया और प्रथम विश्व युद्ध के बाद में अलग अलग राष्ट्रों के साथ में संधियां की गई। आपको पता है कि जर्मनी के साथ सबसे खतरनाक संधि की गई थी वर्साई की संधि, जिससे जर्मनी को तोड़ दिया था उन लोगों ने। ये अपमानजनक संधि थी, और इसीलिए ही तो कहा जाता है, मार्शल फोच जो इंग्लैंड से संबंधित था, उन्होंने कहा था कि ये एक केवल 20 वर्षीय युद्ध विराम संधि है और उसके बाद में द्वितीय विश्व युद्ध होगा। और वास्तव में ऐसा हुआ, क्योंकि 1919 में हुई और 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया। इन पराजित राष्ट्रों के साथ में इन्होंने अलग अलग संधियां करके उनको छिन्न भिन्न कर दिया।
जब भारतीय मुसलमान ब्रिटिश भारत में अंग्रेजों का सहयोग कर रहे हैं, उनको उम्मीद थी कि हमारे खलीफा को ये किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन उन्होंने तुर्की साम्राज्य और जो खलीफा के अंडर में आने वाले जो इस्लाम धर्म के पवित्र स्थान थे उन पे अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। उसी के कारण तुर्की में खलीफा का जो साम्राज्य था उनको छिन्न भिन्न करने के कारण ये खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों के द्वारा चलाया गया। इसका नेतृत्व यदि पूछा जाता है तो अली बंधु, शौकत अली और मोहम्मद अली। याद रखेंगे ये भारतीय मुसलमानों के द्वारा चलाया गया था, तुर्की का छिन्न भिन्न मित्र राष्ट्र यानी इंग्लैंड के द्वारा करने के कारण भारतीय मुसलमानों के द्वारा यह आंदोलन चलाया गया। नेतृत्व में चला था क्योंकि उन्होंने तुर्की में जो खलीफा का साम्राज्य था इनको इन्होंने क्या कर दिया, छिन्न भिन्न कर दिया। क्योंकि 10 अगस्त 1920 को सीवर्स या आप इसको कह सकते हैं सैबरे, सीवर्स या जो सैबरे की संधि हुई थी उसी के तहत तुर्की का विभाजन कर दिया। तभी भारतीय लोगों ने, क्योंकि इससे पहले ये संधियां कर ही रहे थे, भारतीय मुसलमानों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। और जब तुर्की में खलीफा का जो साम्राज्य था, इस्लाम धर्म का सबसे बड़ा जो नेता था, उनका जब उन्होंने जिस तरह से अपमानित किया तो उनका बदला लेने के लिए 1919 में खिलाफत आंदोलन को चलाया गया। तो ये बात हमें याद रखनी है कि खिलाफत आंदोलन का जो नेतृत्व हम मानते हैं अली बंधु। याद रखेंगे खिलाफत आंदोलन का जो मुख्य रूप से नेतृत्व किया वो किसने किया था, अली बंधु। अली बंधु के रूप में याद रखना है हमें शौकत अली और मोहम्मद अली, शौकत अली और मोहम्मद अली। याद रखेंगे शौकत अली और मोहम्मद अली। इनके अलावा इनके साथ में हजरत मोहानी, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। ये याद रखेंगे इनका सहयोग किया था। तो अली बंधुओं के द्वारा इसका क्या किया गया, नेतृत्व किया गया। खिलाफत आंदोलन का जो नेतृत्व किया जाता है मुख्य रूप से किसके द्वारा, अली बंदी के द्वारा किया जाता है। शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा इनका नेतृत्व किया जाता है। और मोहम्मद अली ने भारतीय मुसलमानों में एकता स्थापित करने के लिए, मोहम्मद अली ने भारतीय मुसलमानों में एकता स्थापित करने के लिए एक समाचार पत्र निकाला। हम याद रखेंगे कामरेड। अच्छा प्रश्न है, पिछले एग्जाम तो कौन सा था मुझे याद नहीं है लेकिन पूछा गया। कामरेड समाचार पत्र किसके द्वारा निकाला गया, मोहम्मद अली। इन दोनों को अली बंधु के नाम से जाना जाता है, शौकत अली और मोहम्मद अली, जिन्होंने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया। मित्र राष्ट्रों में ब्रिटेन के द्वारा तुर्की का साम्राज्य, तुर्की का जो खलीफा का साम्राज्य था उनको छिन्न भिन्न करने के कारण भारतीय मुसलमानों को अपने धर्म की जो ठेस पहुंची उसके उपलक्ष्य में ये भारत में आंदोलन चलाया। ये 1919 से 1924 में चलेगा। 24 में ये समाप्त होगा जब कमाल पाशा के नेतृत्व में तुर्की में जो सरकार बनेगी, जिसके कारण खलीफा के पद को क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। तब ये समाप्त होगा 1924 में। तो याद रखेंगे तुर्की का विभाजन, तुर्की कहीं या तुर्की का विभाजन जो किया किसने था, मित्र राष्ट्रों ने। मित्र राष्ट्रों के द्वारा 1918 में जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो पराजित राष्ट्रों के साथ जो संधियां की गई, तो तुर्की भी किन के साथ में था, धुरी राष्ट्रों के साथ में था। इसलिए भारतीय मुसलमानों ने अपने धार्मिक भावना के आधार पर इस अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया, जिनको अंग्रेजों के खिलाफ होने के कारण इसका नाम दिया गया खिलाफत आंदोलन। गांधी जी ने कहा था कि जब इधर से गांधी जी के भी आंदोलन चल रहे थे और इधर से ये मुस्लिम लोग जो भारतीय लोगों के साथ में थे, आपको पता है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग का जो समझौता था वो लखनऊ पैक्ट के रूप में हो गया था। तब गांधी जी ने कहा कि भारत के हिंदू और मुसलमानों का ये सुनहरा अवसर है एकता स्थापित करने का, क्योंकि उन लोगों का ये काम था फूट डालो और राज करो, इनको आपस में लड़ाते रहो और अंग्रेज लोग यहाँ राज करते रहे। तब गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन के अवसर पे कहा कि हिंदू मुस्लिम एकता का सुनहरा अवसर। अच्छी तरह से याद रखना कि गांधी जी ने किस आंदोलन के अवसर पे कहा कि हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का एक सुनहरा मौका हमारे पास है और दोनों एक होके चले तो अंग्रेजों को भारत से बाहर निकाला जा सकता है। तो हम अच्छी तरह से याद रखेंगे खिलाफत आंदोलन के अवसर पर गांधी जी ने कहा कि हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम भाईचारा बढ़े और जिसके कारण उनको बाहर निकाला जा सके। सितंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया।
अच्छा प्रश्न है। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन कब किया गया? सितंबर 1919 में किया गया। अब हिंदू और मुस्लिम दोनों साथ साथ। अब अली बंधु के रूप में नाम हमें याद रखने में पहले वैसे बता चुका हूं आपको, शौकत अली और मोहम्मद अली। इसका जो नेतृत्व किया गया था वो किया गया था किसके द्वारा? शौकत अली व मोहम्मद अली को किस नाम से जाना जाता है? याद रखें, किस नाम से जाना जाएगा? अली बंधु के रूप में जाना जाता है। और कामरेड समाचार पत्र इन्होंने निकाला था। हकीम अजमल खान, डॉक्टर अंसारी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, इन्होंने भी एक अखबार निकाला है, अल हिलाल। याद रखेंगे, अल हिलाल समाचार पत्र के संपादक कौन हैं? मौलाना अबुल कलाम आजाद। सबसे पता है आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के युवा अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे ज्यादा युवा अध्यक्ष कौन थे? 1923 में दिल्ली का जो विशेष अधिवेशन हुआ था, मौलाना अबुल कलाम आजाद उसमें अध्यक्ष बने 35 वर्ष की उम्र में, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे। ये बात हमें याद रखनी है। और उन्होंने कौन सा समाचार पत्र? याद रखेंगे, अल हिलाल समाचार पत्र के संपादक कौन रहेंगे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। मोहम्मद अली का जो समाचार पत्र कौन सा? कामरेड। याद रखेंगे, कामरेड समाचार पत्र के संपादक मोहम्मद अली रहेंगे। तो इनके साथ में ये थे हकीम अजमल खान, डॉक्टर हमीद अंसारी, डॉक्टर मौलाना अबुल कलाम आजाद और हसरत मोहानी। इन्होंने खिलाफत आंदोलन में अली बंधुओं का सहयोग किया था। हकीम अजमल खान, अच्छी तरह से याद रखना, नोट कर लेना है। हकीम अजमल खान ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की उपाधि धारण की थी, त्याग दी थी, सॉरी। जो पहले अंग्रेजों के ये साथ थे कि जिस तरह से हम पढ़ रहे, रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि त्याग दी थी? शंकर नायर ने इस्तीफा दे दिया। इस तरह से एक मुस्लिम का नाम हमें याद रखना है, कौन सा? हकीम अजमल खान ने खिलाफत आंदोलन के दौरान कौन सी उपाधि का त्याग किया था? हाजिक उल मुल्क। हाजिक उल मुल्क उपाधि का त्याग करने वाला खिलाफत आंदोलन में कौन सा व्यक्तित्व था? तो हम याद रखेंगे, कौन सा? हकीम अजमल खान वह व्यक्तित्व था जिन्होंने इस आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की उपाधि का त्याग किया था। तो इस तरह से ये याद रखना, हमें कौन सा आंदोलन की बात कर रहा हूं? खिलाफत आंदोलन 1919 से लेकर 1924 ईस्वी, 1919 से लेकर 1924 ईस्वी शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा इसको चलाया गया। क्यों चलाया गया? टर्की का विभाजन, कारण मैंने बता दिया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ये अलग अलग, क्योंकि भारतीय मुसलमान तो ब्रिटेन के साथ में थे और तुर्की था वो धुरी राष्ट्रों की तरफ से था, इस कारण उनके विभाजन के विरोध में भारतीय मुसलमानों ने ये आंदोलन चलाया। और गांधी जी भी इस तरह से भारतीय राजनीति में थे ही थे, आंदोलन चला ही रहे थे। तब गांधी जी ने इसके बारे में कहा था कि हिंदू मुस्लिम एक होने का ये बहुत सुनुरा और सुनियोजित मौका है और एक होके इनको भारत से बाहर निकाला जा सकता है। इनमें सहयोग करने वाले हकीम अजमल खान, अंसारी, मौलाना अबुल कलाम आजाद का समाचार पत्र याद रखना, अल हिलाल। और कॉमरेड किस कौन रहेंगे? आपको बताए, कॉमरेड समाचार पत्र किसके द्वारा लिखा गया था? मोहम्मद अली के द्वारा। नवजीवन, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, हरिजन, हरिजन बंधु, हरिजन सेवक, ये लिखे गए थे महात्मा गांधी के द्वारा। अच्छी तरह से याद रखेंगे, अपनी एक चर्चा करेंगे इनकी अलग से। तो इस उपाधि का त्याग पत्र दे दिया। इसके बाद में 21 सितंबर 1919 को अखिल भारतीय खिलाफत कॉन्फ्रेंस की बैठक बुलाई गई और इसमें यह निर्णय लिया गया कि 21 सितंबर 1919 को बैठक बुलाई गई। इसमें यह निर्णय लिया गया 17 अक्टूबर 1919 को कौन सा दिवस मनाया जाएगा? याद रखना, खिलाफत दिवस किस दिवस को मनाया गया? 17 अक्टूबर 1919 को कौन सा दिवस? खिलाफत दिवस। खिलाफत आंदोलन के दौरान खिलाफत दिवस कब मनाया गया? जिसमें बैठक की जो निर्णय लिया गया था 21 सितंबर 1919 को, और खिलाफत दिवस के रूप में कौन सा दिन तय किया गया? कौन सा दिन तय किया गया? 17 अक्टूबर 1919 को। 23 नवंबर 1919 को अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का पहला सम्मेलन आयोजित किया गया। किसकी अध्यक्षता में किया गया? फजलुल उल हक। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी जो पीछे हमने पढ़ा था कि इसका गठन कर दिया गया 1919 में, 23 नवंबर 1919 को इस कमेटी का पहला जो सम्मेलन बुलाया गया और जिसके अध्यक्ष थे फजलुल हक। लेकिन अगले ही दिन ये स्थान था दिल्ली में।
किस स्थान पर यह सम्मेलन बुलाया गया? दिल्ली में। अगले ही दिन यानी 24 नवंबर को इसकी जो अध्यक्षता की जाती है, क्योंकि ये तो मुस्लिमों का आंदोलन था, लेकिन हिंदू मुस्लिम साथ आ गए, किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। 24 नवंबर 1919 को अखिल भारतीय स्तर खिलाफत कमेटी की जो मीटिंग दिल्ली में चल रही थी, उसकी जो अध्यक्षता शुरुआत में तो फजलुल हक के द्वारा की जाती है, लेकिन अगले दिन जो इसका नेतृत्व किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? महात्मा गांधी के द्वारा खिलाफत आंदोलन का नारा अध्यक्षता किया जाता है, और उन्होंने हिंदू मुस्लिमों को एक होने का नारा भी इसी आंदोलन के दौरान दिया था। इसके बाद में 10 अगस्त 1920 कौन सी संधि? सेब्रे और सीवर्स, ये वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित है। इसके कारण इनका तुर्की का विभाजन किया गया था, लेकिन फिर 1923 में इनके साथ में लुसाने की संधि और की जाती है। तुर्की के साथ में मित्र राष्ट्रों के द्वारा 1923 में कौन सी संधि की जाती है? लुसाने की संधि और की जाती है। इस बात को हमें याद रखना। ये गांधी जी के द्वारा जो लगातार चलाए गए आंदोलन हम क्रमबद्ध रूप से पढ़ रहे हैं। एक आंदोलन जो हमारा बीच में रह गया था, उस आंदोलन की चर्चा हम अगले दिन करेंगे। आज की क्लास इतनी ही। साथियों, जिस जोर शोर से अपनी उमंग और उत्साह के साथ आप पढ़ रहे हैं, अपने लक्ष्य को केंद्रित कीजिए। परिस्थितियां कैसी भी रहे, परिस्थितियों का बहाना हमें नहीं चाहिए। हमें पता है कि जो बाहर से हम वीडियो देखते हैं, मोटिवेशनल जो भी वीडियो देखते हैं, उससे हमें 2-3 घंटे तक अभिप्रेरणा मिलती है कि मैं इस तरह से पढ़ूंगा, ये कर दूंगा, लेकिन कुछ समय के बाद हमारा मन फिर से शिथिल पड़ जाता है। तो एक ऐसी आग अपने अंदर पैदा कीजिए कि मुझे कुछ करना है, कोई कमजोर नहीं होता, ये मान के चलें, क्योंकि सब व्यक्तियों के आनुवंशिक गुण अलग अलग होते हैं, जेनेटिक गुण अलग अलग होते हैं। हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक होता है। कमजोर नहीं मानना है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। अपनी आत्मा से पूछिए, अपने दिल से पूछिए कि आप में योग्यता है या नहीं, कि तू ऐसा कर सकता है या नहीं। बिल्कुल कर सकता है। इसलिए आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करके जिस भी टॉपिक को आप पढ़ते हैं, बिल्कुल ध्यान मग्न होकर पढ़िए, क्योंकि हम लोगों की ये समस्या रहती है कि हम लोग कहते हैं कि वो ज्यादा टैलेंट है, उसको ज्यादा याद है। दिमाग सबका बराबर है, मेमोरी सबकी बराबर है। हमें पता है यूज करने का तरीका क्या है। अब कोई व्यक्ति खेल के क्षेत्र में यूज करता है, कोई व्यक्ति फिल्म के क्षेत्र में यूज करता है, कोई पढ़ाई के दौरान यूज करता है। आप मान के चलें, कोई व्यक्ति कमजोर नहीं होता। जब हम फिल्म की स्टोरी सुनते हैं, फिल्म देखते हैं, तो हमें 3-3 घंटे तक की फिल्म एक भी अक्सर उसमें मिस नहीं होता, और कोई दबाव नहीं आप पे कि आप उसको याद करें। या हम सीरियल देखते हैं, सीरियल का 1 घंटे का सीरियल एक एक वर्ड हमें याद रखता है, और जब 10 साल के बाद किसी फिल्म का वो डायलॉग हमारे सामने आता है, तुरंत माइंड में आता है ये तो शोले फिल्म का डायलॉग है। तो इसलिए अपने आप से पूछें, क्या मैं सही कर रहा हूं? अपने घर वालों की उम्मीदों पे खरा उतर रहा हूं? अपने घर वालों की जो उम्मीदें बनती है, हर रिजल्ट के साथ उनको उम्मीद रहती है बेटा और बेटी का रिजल्ट आने वाला है और उनका नंबर लगने वाला है। इसलिए साथियों, मेहनत कीजिए, बिना कठिन परिश्रम के कुछ भी मिलने वाला नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि हाँ 4 घंटे 5, आप कितना पढ़ें वो आप पे डिपेंड है। ये जरूरी नहीं, कोई टाइम फिक्स नहीं। जब आपकी इच्छा हो, जब आपका मन हो, तब आप अच्छी तरह से मन लगा के कम भले ही पढ़ें, लेकिन उसको अच्छा पढ़ें। ज्यादा पेज पढ़ने से मतलब नहीं, जितना पढ़ा है वो अच्छी तरह से समझ आधारित पढ़ें। केवल रटने का काम हमें नहीं करना है, क्योंकि वर्तमान की जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें जो रटन प्रणाली है वो लागू नहीं हो रही है, क्योंकि सवाल कॉन्सेप्ट से पूछे जाते हैं, समझ आधारित पूछे जाते हैं, मानसिक रूप से पूछे जाते हैं। इसलिए भले ही आप दिन में 5 पेज पढ़ें, लेकिन जितना पढ़ लिया उसको अच्छी तरह से कंठस्थ कीजिए। अच्छी बुक्स का चयन कर लीजिए एक बार, उसके बाद उसी बुक्स को बार बार पढ़ें। एक को पढ़ें, बार बार पढ़ें, आपका भी वो दिन आएगा
जब आपके सपने पूरे होंगे आपको खुशी कितनी होगी, आपका कोई ठिकाना नहीं होगा। और सबसे ज्यादा खुशी इस संसार में आपको पता है, केवल 2 इंसान जिनकी खुशी को हम माप नहीं सकते, वो है हमारे मम्मी और पापा। उनकी आंखें हमेशा तरसती हमारे लिए।